जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज और स्क्रीन क्या दोनों चीजें क्लियर है? चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, आवाज और स्क्रीन। ठीक है। तो जनाब, हम लोगों ने डायरेक्टर्स का एरिया स्टार्ट किया था और डायरेक्टर्स के अंदर जो अभी तक 4 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एंड एलिजिबिलिटी वहां पे कवर्ड है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टर्स की डेफिनेशन के बारे में, ये कौन लोग होते हैं, इनका कंपनी के साथ एक तरह से फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, हर कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, ये सारी डिस्कशन वहां पे अवेलेबल है। फिर किसी बंदे ने डायरेक्टर बनना है या नहीं बनना, उसको अपॉइंट करने से पहले, उसका नाम मेंशन करने से पहले हम उससे एक दफा कॉन्सेंट जरूर ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये एक लिस्ट देखी वहां पे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, वो इन एलिजिबल हैं। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईकैप ने इस लिस्ट के ऊपर बहुत दफा सवाल पूछे हैं और ये काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। तो अगर आपसे मिस हो गई है तो आपने इसको लाजमी देखना है। देन हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी बात की है। वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जनाब, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, ये कौन लोग होते हैं, कौन लेकर आते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल्ड डिस्कशन वहां पे अवेलेबल है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे गए थे और नॉमिनी डायरेक्टर को समझा था कि नॉमिनी वाले कौन से होते हैं डायरेक्टर्स। नॉमिनी के अंदर दो चीजें थी कि क्रेडिटर्स के थ्रू आए हुए हैं या वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आए हुए हैं। तो ये तमाम डिस्कशंस वहां पे अवेलेबल हैं। देन डायरेक्टर्स अगर इलेक्ट होके आ रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से वोटिंग को काउंट किया जाएगा, पूरा प्रोसेस एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आपकी कोई वीडियो मिस है तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। देन हम लोगों ने कैजुअल वैकेंसी को समझा, फ्रेश इलेक्शंस को देखा। तो ये काफी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं। फिर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, इसकी जो रेगुलेशन हमारे कोर्स का पार्ट बनी है, रेगुलेशन 2018, ये भी काफी डिटेल्ड मैनर में वहां पे अवेलेबल है जो कि देखी जा सकती है। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इस एरिया को स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है, रेपिटेटिव बातें कर रहा होता है, डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी खुश्क है, मगर क्या करें, एरिया इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद रिमूवल, इनको निकाला कैसे जाएगा, मेंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ से किस तरह से ये रिमूव हो सकते हैं, इलेक्ट हो के आए तो कैसे निकालना है, पहले वाले हैं या कैजुअल वाले हैं तो उनको कैसे निकालना है, निकालने के बाद कौन कौन लोग उनकी जगह ले सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन भी हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों को कल मैंने कहा था कि आप लोगों ने पावर्स के ऊपर, उसके बाद ड्यूटीज के ऊपर और लाइबिलिटी को एक दफा पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर तमाम क्रैमिंग बेस्ड बातें हैं। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो ये एक लंबी सी लिस्ट है जो कि पावर्स के ऊपर बात करती है कि डायरेक्टर्स के पास कौन कौन सी पावर्स, कितनी कितनी पावर्स अवेलेबल है। डायरेक्टर्स जो है वो शेयर्स को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, कंपनी को टेक ओवर किया जा सकता है। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है तो वो डायरेक्टर से पूछे बगैर नहीं कर सकते। बोनसेस को अप्रूव करना, इंटरिम डिविडेंड देना, बैड डेट्स को राइट ऑफ करना, इन्वेंट्रीज को देखना, एसेट्स की इम्पेयरमेंट वगैरह की जजमेंट, कंपनी के एसेट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये सारी पावर्स किसकी हैं, डायरेक्टर्स की हैं। इसमें जो एक पॉइंट लोगों को अक्सर कंफ्यूज करता है वो है 1 मिलियन वाला पॉइंट। अगर मैं आपके सामने ये 1 मिलियन वाला पॉइंट रखूं और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो हर डायरेक्टर इनकर करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम और अंडरटेक लीजिंग ऑब्लिगेशंस एक्सीडिंग ₹1 मिलियन। होता क्या है कि कंपनी के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो अगर चाहे तो 1 मिलियन या 1 बिलियन से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को खुद ही से कर सकता है। ये पावर नीचे एम्प्लॉयज को नहीं दी गई। यानी कि जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन हैं, 10,000, 20,000, कुछ जो हजारों में है,
वो तो आप एम्प्लॉयज के साइन से करवा सकते हैं, उसमें डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। उसमें एम्प्लॉयज और जो कंपनी के एचओडीज हैं वो उस चीज को लेकर चल रहे होते हैं। मगर कोई ट्रांजेक्शन या अगर कंपनी ने कोई लीज लेनी है और उसकी अमाउंट 1 मिलियन है या उससे ज्यादा की है, तो फिर उसके अंदर आपको डायरेक्टर के साइन लेने पड़ेंगे। इसी तरह कंपनी अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ अगर करना चाह रही है और अगर उसकी बुक वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो उस एसेट के डिस्पोजल के अंदर आप जब तक डायरेक्टर्स का साइन नहीं ले रहे, तब तक वो एसेट को डिस्पोज या उसको बेचा नहीं जा सकता। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक क्रैमिंग बेस्ड है, आपने उसको क्रैम कर लेना है, पावर्स को रटा लगा लें, ताकि अगर एग्जाम में आपसे वो 2-3 पावर्स का भी पूछ भी ले तो आपको चीजें लिखनी आती हो। पावर्स के बाद अगर मैं मजीद आपके सामने बात करूं तो हमारे पास ड्यूटीज का एक कॉन्सेप्ट आता है, ड्यूटीज। अब हमें पता है कि डायरेक्टर्स ने गुड फेथ में काम करना है, हमें पता है कि उन्होंने कंपनी के फायदे के लिए काम करना है, उन्होंने कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना है, एम्प्लॉयज को देखना है, शेयर होल्डर्स को देखना है, कम्युनिटी को देखना है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, अपनी ड्यूटीज को ड्यू एंड रीजनेबल केयर के साथ निभाना है, वो अच्छी स्किल रखते हो, डिलीजेंटली काम करते हो, उनकी जजमेंट अच्छी हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे कंपनी का नुकसान हो रहा हो, तो उन्हें कंपनी के मुफाद में हमेशा सोचना है, खुद को सेकंड प्रायोरिटी देनी है और कंपनी के एसेट्स को कंपनी को पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे किसी भी किस्म का अनड्यू फायदा, अनड्यू गेन हासिल नहीं करेंगे। अब अगेन ये बातें कितनी भी दफा आपको अगर बता दी जाए, एट द एंड यहाँ पे भी वो स्माइली बनती है कि आपने इसको क्रैम कर लेना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, मगर हम लोगों ने कल यही बातें देखनी थी, तो इसको अगर आप क्रैम भी कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। फिर उसने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस करनी है। अब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि ये कंपनीज को चला रहा होता है, कंपनी का रूल्स बना रहा होता है। तो एसएससीपी ने ये वाला फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है और डायरेक्टर से कहा है कि आपने इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हर कंपनी ने अपने लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना है, यानी कि हर कंपनी ने अपने रूल्स बनाने हैं और ये एक जेनेरिक रूल है जो कि हर कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स ने इनको भी फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से कंपनी इनको नेगेट ना कर रही हो। अब अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करता हूं, तो हर वो प्रोविजन अगर आप आर्टिकल्स में लिख रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं जिसमें आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं किसी ऑफिसर को, किसी ऑडिटर को, ताकि वो खुद को इंडेमनीफाई ना करा सके या अपनी लाइबिलिटी किसी दूसरे पे डाल दे, अपनी लाइबिलिटी निगलेक्ट होने के बावजूद, अपनी लाइबिलिटी निगलेक्ट होने के बावजूद उसको अगर आप पैसे नहीं पे कर रहे हैं या इसकी लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जा रहा है डायरेक्टर की, तो वो मना। हर इस तरह की चीज जिसमें आप डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं या दूसरे पे डाल रहे हैं, वो चीज अलाउ नहीं है। अब अगेन ये सारी बातें क्रैमिंग बेस्ड है और आपने इसको एज इट इज क्रैम कर लेना है। मैं फिर से बता देता हूँ, चैप्टर बहुत खुश्क है, चैप्टर क्रैमिंग से भरा पड़ा है और आपने इसको क्रैम ही करना है एट द एंड। ये बात हम लोगों ने उसमें डिस्कस की हुई है। जो मेन टॉपिक है आज का वो ये मीटिंग्स वाली बातें हैं, और मीटिंग्स वाली बातों के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। तो अभी तक जो चीजें आपके साथ शेयर्ड है, मुझे बताइए उसमें कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस में कोई सवाल, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू लिया है कि अभी तक क्या हम लोगों ने देखा है, क्या कवर किया है, तो उसमें कोई सवाल अगर है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं।
जी कुछ सवाल है सर। सीडीसी खुद कंपनीज की एसोसिएट नहीं हो सकती। देखें, अगर आप अपने शेयर सीडीसी के पास बतौर अमानत रखवा रहे हैं तो फिर नहीं हो सकती। हाँ, अगर सीडीसी ने अपने पैसे खर्च के कंपनी के शेयर्स खुद से परचेज किए हैं तो फिर हो सकती है। अगर उसके पास आपकी अमानत पड़ी है तो नहीं हो सकती। अगर वो अपने पैसे खर्च करके अगर वो अपने पैसे खर्च के खुद से परचेज कर रही है तो फिर हो सकती है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। आपका सवाल यही था ना कि सीडीसी खुद कंपनीज की एसोसिएट नहीं हो सकती या सीडीसी की वजह से कंपनीज एसोसिएट नहीं होती। ये बात सही है, ये बात दुरुस्त है कि अगर मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने शेयर सीडीसी में रखवाए हैं तो हर वो कंपनी जिसके शेयर सीडीसी में पड़े हैं तो वो सीडीसी क्योंकि कॉमन हो जाती है, स्टिल 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 वो आपस में कंपनीज को एसोसिएट नहीं बनाती। हाँ, अगर सीडीसी अपने पैसे खर्च के किसी कंपनी में शेयर्स परचेज कर रही है तो फिर वो और सीडीसी आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। अदनान भाई, क्लियर होगी बात? ये जो एक्सेप्शन है ये उस पॉइंट पर आती है जब आप एसोसिएट की डेफिनेशन देख रहे हो। जब आप एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि कब कब कौन कौन सी कंपनीज आपस में एसोसिएट बनती हैं, तो वहां पे हम लोग ये कहते हैं कि अगर सीडीसी के पास हर कंपनी के शेयर्स हैं तो इवन दो वो एक कॉमन बॉडी है जो कि डिफरेंट शेयर्स रखती है, स्टिल वो आपस में कंपनीज को एसोसिएट नहीं बनाती। जी अबदान, कोई और सवाल? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? डन हो गया। ले जी, अब जरा बात कर लेते हैं इस चैप्टर की एंडिंग, कुछ चीजें रह गई हैं। प्रोसीडिंग्स, यानी कि अब हम इसके मीटिंग्स के ऊपर बात करने लगे हैं कि जो डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें कोरम का क्या हिसाब किताब है। अब अगेन जैसा हम लोगों ने वहां पे देखा था कि लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायरमेंट और थी और अदर देन लिस्टेड के केस में रिक्वायरमेंट और है। अगर मैं लिस्टेड कंपनी के कोरम की बात करूं तो वो कह रहा है हायर ऑफ 4 या 1/3, हायर ऑफ 4 या 1/3। तो जो डायरेक्टर्स मीटिंग को अटेंड करने आ रहे हैं अगर तो वो 4 हो या 4 से ज्यादा 1/3 की कैपेसिटी में आ रहे हो तो हम उसको कोरम काउंट कर लेंगे। इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल आपसे देता हूं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि 15 मेंबर्स मीटिंग अटेंड करने आए हैं, सॉरी मेंबर्स नहीं, 15 डायरेक्टर्स मीटिंग में पहुंचे, तो कोरम है या तो फिक्स 4 या 1/3। मुझे बताइए इस केस में कोरम क्या होगा? अगर 15 डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंच गए हैं तो कोरम क्या होगा? 15 का 1/3 लें, आंसर क्या आता है? 5। और सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास? 4। तो दोनों में हायर क्या होगा? 5। तो कोरम क्या बनेगा? 5। इसी तरह अगर 15 नहीं, 9 डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंच गए हैं तो 9 का 1/3 लें, आंसर क्या आएगा? 3। 7 क्या है? 4। तो हायर में क्या है? 4। तो अगर 9 डायरेक्टर्स पहुंचे हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए तो फिर कोरम क्या बनेगा आपका? 4। और अगर 15 पहुंचे हैं तो फिर कोरम क्या बनेगा आपका? 5। तो इस तरीके से आपने हायर ऑफ वाली वैल्यू निकालनी है। या 4 होगा या आए हुए डायरेक्टर्स का 1/3 होगा जो इसमें से हाईएस्ट है, जो इसमें से हाईएस्ट है। एक तरफ उसने वैल्यू फिक्स कर दी है ना 4 की, और एक तरफ वो कह रहा है जितने आए हैं उसका 1/3। अगर डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ रहे हैं, अगर वो कहते हैं जनाब हम घर बैठ के मीटिंग को अटेंड करना चाह रहे हैं ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू, तो उसको भी आपने कोरम के लिए काउंट करना है।
तो कोरम में वो बंदे भी शामिल होते हैं जो कि घर बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक। अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में जो चीज आप आर्टिकल्स के अंदर डिफाइन कर देंगे, जो चीज आर्टिकल्स के अंदर मौजूद होगी, वही उसका कोरम भी काउंट किया जाएगा, तो वो उसका कोरम काउंट होगा। इसमें अदर देन लिस्टेड कंपनी, जो चीज आर्टिकल्स में लिख दी है कि भाई इस कंपनी का कोरम इस तरीके से बनेगा, तो जो चीज वहां पे लिख दी है वही चीज यहाँ पे फिर आपने डिटरमाइन करनी है। अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए, अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए और आपने उसकी जगह पे बंदा अपॉइंट करना हो मगर कोरम फुलफिल ना हो रहा हो, ये बड़ा मजे का केस है। कैजुअल वैकेंसी हो गई है, आपने उसकी जगह पे बंदा रखना है मगर कोरम फुलफिल नहीं हो रहा, तो लॉ कहता है कि भाई उस टाइम पे चूंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जितने भी डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे उन्हीं का कोरम माना जाएगा। अगर एक मौजूद है तब भी, दो मौजूद है तब भी, तीन मौजूद है तब भी। पब्लिक कंपनी के हर डायरेक्टर्स कम से कम, लॉ ने यूज किया वर्ड कम से कम, हर साल में, हर क्वार्टर में बल्कि, आपस में मिलेंगे। और पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो कम से कम उनको हर 3 महीने में एक दफा मिलना चाहिए। किसको? डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी को। अच्छा, मजे की बात, जब आप ये 1/3 की फिगर निकालते हैं ना, और अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है इस 1/3 की कैलकुलेशन के अंदर, तो आपने उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। यानी कि अगर 4.3 आ रहा है तो आपने उसको 5 समझना है, अगर 4.1 आ रहा है आपने उसको 5 समझना है, तो आपने हमेशा उसको राउंड अप करना है, हमेशा, चाहे वो 4.1 ही क्यों ना हो। मुझे बताइए, प्रोसीडिंग्स की इन इस डिस्कशन में कोई सवाल किसी का? यहां तक कोई सवाल? जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता क्या है? होता ये है कि कभी कभी खत के ऊपर मीटिंग हो जाती है, कभी कभी खतों के ऊपर भी मीटिंग हो जाती है। अगर कंपनी में डायरेक्टर्स कम हो, अगर कंपनी में डायरेक्टर्स कम हो और वो चाहते हैं कि जनाब कोई कानून लेकर आया जाए, मगर मजबूर है कि वो मिल नहीं सकते, आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर कानून भी लेकर आना है, तो लॉ ने कहा कि यार जरूरी नहीं कि फिर आप मीटिंग ही बुलाएं, आप वो रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं अगर आप उस रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दें, यानी कि खत पे भेज दें, और बाकी तमाम डायरेक्टर्स उस खत के ऊपर आई रेजोल्यूशन के ऊपर अपने साइन करते हैं, उसको राइटिंग में ले आए। मगर जब आप रेजोल्यूशन भेजेंगे तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच्ड हो और वो सब डायरेक्टर्स तक जाए। ऐसा नहीं करना कि किसी को भेज रहे और किसी को नहीं भेज रहे, फिर आपने उसको हर डायरेक्टर की पहुंच में करना, और ये फिर बाद में वैलिड मानी जाएगी। तो अगर हर डायरेक्टर उसके ऊपर साइन कर दे, अब हाँ में कर रहा है या ना में कर रहा है वो एक सेपरेट है, मगर आपने भेजनी सबको है। और इसकी अगेन, जी बिल्कुल, जिस तरह अनलिस्टेड की ईओजीएम में रूल था, एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली वही। मैं पहले लफ्ज यूज करने लगा था, मैंने कहा आप लोग परेशान ना हो जाए, तो फिर मैंने उसको यूज नहीं किया। तो आपने तमाम नेसेसरी पेपर साथ भेजने। ये जो रेजोल्यूशन पास होगी ये ऐसा ही माना जाएगा जैसे नॉर्मल मीटिंग हुई थी, और इसके भी रिकॉर्ड्स और इसके भी मिनट्स को नोट करके उस फाइल में लगा लिया जाएगा। एक दफा जब ये रेजोल्यूशन पास हो गई
और सिग्निफाइड पास हुई तो फिर बाद में आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। इन 4 बातों को एक दफा पढ़ लें और मुझे बताइए कोई सवाल अगर किसी भाई का है। चैप्टर शुरू होता है फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जी कोई सवाल? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन में कोई सवाल? मिनट सबके होते हैं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, या चाहे वो थ्रू रेजोल्यूशन पास हो रही हो, आपने मिनट सबके वैसे ही बनाने जैसे फिजिकल मीटिंग के बनते हैं। तो मिनट्स की मेकिंग मैंडेटरी है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। बेसिकली अगर बात करूँ उसका काम यही होता है कि वो सही से मीटिंग्स करा ले। कंपनी सेक्रेटरी को इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो तमाम शेयर होल्डर्स को एतमाद में रखे और सही से मीटिंग का एजेंडा और प्रोसेस उन तक पहुंचा दे। अच्छा जी, हर कंपनी, आगे चलते हैं फिर। हर कंपनी शेल कीप रिकॉर्ड्स, हर कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी। और किस तरह मेंटेन करेगी? वो प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करेगी, प्रॉपर बुक्स बनाएगी, हर चीज उसके पास मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर वो तमाम रेजोल्यूशंस रखेगी जो कि थ्रू सर्कुलेशन पास हुई हैं। और हर मीटिंग के, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो कमेटी मीटिंग हो, हर तरह की मीटिंग के मिनट्स उन रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेंगे। मीटिंग्स के जो मिनट्स मेंटेन होते हैं उसमें कौन कौन से लोग आए, क्या क्या बातें हुई, किस तरह से डील हुआ, किसने क्या कहा, किसने कब छींक मारी, किसने कब उबासी दी, हर एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक एजेंडा, एक एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा होता है। जब ये मिनट्स बन जाएंगे तो फिर उसको ऑथेंटिकेट भी किया जाता है। कौन करता है? अगली मीटिंग के अंदर जो चेयरमैन होता है वो पिछली मीटिंग के मिनट्स को ऑथेंटिकेट करता है, यानी कि अगले मीटिंग पे वो मिनट्स सबसे पहले पढ़ के सुनाए जाते हैं कि पिछली मीटिंग में ये कार्रवाइयां हुई थी, और फिर उसको अप्रूव किया जाता है। ये जो ड्राफ्ट है मिनट्स का, ये हम देते हैं हर डायरेक्टर को विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग के 14 दिनों के अंदर अंदर उसको ड्राफ्ट भेज दिया जाता है। मैं वर्ड ड्राफ्ट का यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेट अभी नहीं है। ऑथेंटिकेट कब होंगे? अगली मीटिंग के अंदर। और अगली मीटिंग में जो चेयरमैन है वो पहले पिछली मीटिंग के मिनट्स को पढ़ के सुनाता है और हाजरीन से पूछता है बताओ सारी चीजें ऐसे हुई थी, किसी को कोई एतराज है? लोग कहते हैं नहीं, तो फिर वो अप्रूव कर देते हैं। मगर ड्राफ्ट आपने हर डायरेक्टर को विद इन 14 डेज भिजवा देना है। ये कहाँ पे रखे जाएंगे? ये रखे जाएंगे जनाब रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, और फिजिकल फॉर्म में भी होने चाहिए, और ये साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी मेंटेन किए जाएंगे। और कम से कम फिजिकली 10 साल, और इलेक्ट्रॉनिक में तो आपने इसको परमानेंटली अपने पास संभाल के रखना है। तो मुझे बताइए इस पूरे पेज पे अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन दैट ये मेरा पेज कंप्लीट हो चुका है। प्रोसीडिंग्स वाली बात हम लोगों ने कवर कर ली। कोई सवाल अगर है तो मुझसे पूछ लो।
सेकेंड पॉइंट किस चीज का? सेकेंड पॉइंट किसका? सेकेंड पॉइंट या सेकेंड सब पॉइंट? आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? जहां पे मेरा कर्सर दबा है इसकी बात कर रहे हो? जी, ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब मीटिंग हो जाती है तो उसके मिनट्स बनते हैं। अब उन मिनट्स को ड्राफ्ट मिनट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये ऑथेंटिकेट नहीं है, अप्रूव नहीं। अप्रूव कब होते हैं? अगली मीटिंग के अंदर। अप्रूव इन्होंने कब होना है? अगली मीटिंग में। तब तक ये ड्राफ्ट फॉर्म में रहते हैं। अगली मीटिंग जब होगी उसमें जो चेयरमैन होगा वो हाजरीन से पूछता है कि बताएं पिछली पिछली मीटिंग के अंदर ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, ये मिनट्स हैं, बताओ किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? तो जब लोग कहते हैं नहीं सर ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ठीक है, ओके, तो वो अप्रूव कर देता है। तब जाके ये ड्राफ्ट से फाइनलाइज्ड फॉर्म में आते हैं। तब तक ये ड्राफ्ट रहते हैं। यानी कि एक मीटिंग के मिनट्स अगली मीटिंग को शुरू करने से पहले अप्रूव किए जाते हैं। और कौन करता है? उस मीटिंग का चेयरमैन, यानी कि अगली वाली मीटिंग का चेयरमैन। क्लियर? Recording in progress. एक चीज जो आपने याद रखनी है कि किसी भी चीज को स्किप नहीं करना। किसी भी चीज को स्किप नहीं करना। ओके, अच्छा जी, रेम्यूनरेशन वाली बात वहां पे मौजूद है, ये भी बात वहां पे है, इनको आप लोगों ने पढ़ लेना। ये सारी डिस्कशन वहां पे अवेलेबल है। स्टिल अगर कोई बात समझना है या आपको लगे कि यार ये चीज समझ नहीं आ रही, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि आपको आज इसको वाइंड अप कर दिया जाए ताकि आप लोग अपने एंड के ऊपर तैयारी को फिर स्टार्ट करें। और जब आपको जो भी सवाल आया आप मेरे से फौरन से पूछ लें। एक काम करते हैं, चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ और इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। जब आप चैप्टर नंबर 3 तैयार कर लेंगे तो 4 टेक्निकली साथ साथ तैयार हो रहा होता है। 4 के अंदर हम बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की और अदर ऑफिसर्स की। कौन कौन हो गए यहाँ पे? चीफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वी हैव अदर ऑफिसर्स। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर कुछ बातें हैं, उसके बाद अदर ऑफिसर्स के अंदर चेयरमैन है, उसके अलावा शेयर रजिस्ट्रार है, उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी है, उसके अलावा एजेंट्स है। तो ये हैं, आते हैं हमारे अदर ऑफिसर्स के अंदर। पहले अदर्स को डिस्कस करते हैं और फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स सीईओ। तो अदर्स में सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन। और हमें पता है चेयरमैन कौन है, जो कि मीटिंग्स करवा रहा होता है, और ये लाजिम किसमें होता है? लिस्टेड कंपनी के केस में। तो चेयरमैन का वर्ड आप जब भी सुने
आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये लिस्टेड कंपनी की बात होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये वहीं पे पाए जाते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर बातें क्या क्या लिखी हुई। वो कह रहा है कि जब आप डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवा लेंगे, अब ये बातें ध्यान से सुनने वाली हैं, एक दफा सुन लेंगे बात आपको समझ आ जाएगी। जब आपने डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवा लिया तो उसके बाद आपने चेयरमैन अपॉइंट करना है। जब आपने डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवा लिया तो आपने अब चेयरमैन को अपॉइंट करना। याद रखा जाएगा कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर अंदर चेयरमैन अपॉइंट हो जाना चाहिए। यानी कि जब इलेक्शन हो जाएगा डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर्स मुंतखब हो जाएंगे, उसके 14 दिनों के अंदर अंदर लिस्टेड कंपनी चेयरमैन अपॉइंट करेगी। ये टाइमलाइन है। वो चेयरमैन जो होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होगा। अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसे कहते हैं जनाब? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी में एग्जीक्यूटिव काम नहीं करते, यानी कि वो कंपनी में ट्रांजैक्शंस को डील नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी को सिर्फ अपनी एडवाइस दे रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं। ये मशवरा देने के पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव। वो जो चेयरमैन होगा वो लीडरशिप रोल प्ले करेगा और इंश्योर करेगा कि कंपनी अपनी तमाम जिम्मेदारियां फुलफिल कर रही है मीटिंग्स को लेकर। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक रिपोर्ट ऐड की जाती है, उसको हम कहते हैं चेयरमैन रिपोर्ट, या उसको हम कहते हैं रिव्यू रिपोर्ट बाय चेयरमैन, जो कि ओवरऑल बोर्ड की और उसकी इफेक्टिवनेस की, उसकी परफॉर्मेंस की, किसने क्या काम किया है, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहाँ कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, कौन कौन से एसेट्स है, पूरी रिपोर्ट बताता है और अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं डायरेक्टर्स। ये जो चेयरमैन है ये अपना ऑफिस होल्ड करेगा 3 सालों के लिए। हाँ, अगर वो उससे पहले अपना रेजिग्नेशन दे दे या किसी तरह से इन एलिजिबल हो जाए या डायरेक्टर उसको रिमूव कर दें या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो निकाला जाएगा, मगर नॉर्मली जो उसका टाइम पीरियड है वो है 3 साल। 3 साल का टाइम पीरियड है। बोर्ड जो है वो उसके रोल्स और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा और एसएससीपी क्लासिफाई कर सकती है वो कंपनियां जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज सबको क्लियर है ना? आवाज ठीक है। हाँ जी, हम लोगों ने क्या बात की? हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के 14 दिनों के अंदर अंदर आपने चेयरमैन लेकर आना है। ये चेयरमैन कहाँ से आएगा? ये चेयरमैन आएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से। ये तमाम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आएगा, इंश्योर करेगा कि बोर्ड सही से काम कर रहा है, मीटिंग्स वगैरह भी सही से हो रही हैं। ये चेयरमैन तमाम मीटिंग्स को चेयर भी कर रहा होगा। ये 3 सालों के लिए आता है और 3 साल के वक्फे के अंदर अगर वो रिजाइन करना चाहे, छोड़ना चाहे, या उसको डायरेक्टर्स निकाल दें रेजोल्यूशन पास करके, या वो खुद इन एलिजिबल हो जाए तो फिर वो निकाला जाएगा। बोर्ड इसकी तमाम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करेगा। एससीसीपी में स्पेसिफाई क्लास ऑफ कंपनीज जिसमें चेयरमैन और सीईओ शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। होता ये है कि नॉर्मली जो चेयरमैन होता है ना वो सीईओ ही होता है नॉर्मली। तो एससीसीपी कुछ क्लासिफिकेशन डिफरेंट कर सकती है, कुछ कंपनीज को अलग से कह सकती है कि भाई आप में ये बंदा कॉमन रोल में नहीं होगा, हाँ बाकियों में हो सकता है। तो नॉर्मल रूल क्या है कि कॉमन रोल अडॉप्ट किया जा सकता है, मगर जहां आप एसएससीपी मना कर दे तो वहां से फिर आपने बाज आ जाना है। तो चेयरमैन एक दफा रीड कर ले और मुझे बताइए चेयरमैन से किसी का कोई सवाल?
अच्छा जी, मजे की बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं होते उनके लिए शेयर होल्डिंग जरूरी नहीं है, इनको चूज किया जाता है, पिक एंड चूज किया जाता है, उनको पिक एंड चूज किया जाता है एक स्पेशल बैंक में से। जैसे याद है आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में देखा था, जो कि डेटाबेस में से चूज होते हैं, ये उस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। अच्छा जी, अगला टॉपिक, शेयर रजिस्ट्रार। बहुत दफा इसके बारे में बात हुई है। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में हर कंपनी अपॉइंट करेगी अपना इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार। लिस्टेड कंपनी शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। क्यों करेगी? ताकि वो तमाम शेयर्स के रिलेटेड मैटर, शेयर ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किसके पास कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, वो देख सके। नोटिस के अंदर उस रजिस्ट्रार का नाम मेंशन किया जाएगा, और अगर कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन देनी है तो आपने कंपनी को नहीं देनी, उस शेयर रजिस्ट्रार को देनी है। तो बस ये 3 लाइनें हैं जो कि कानून ने इसके बारे में बताई हैं। अब मुझे बताइए, अदर ऑफिसर के अंदर इन दोनों शख्सियात के बारे में कोई सवाल अगर रखते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं। जी, कोई सवाल किसी का? अदर ऑफिसर में किसी का कोई सवाल? ओके, अब आए जरा कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। भाई, कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कंपनी सेक्रेटरी हर पब्लिक कंपनी के लिए अपॉइंट किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी वो शख्स है, वो इंडिविजुअल है जिसको अपॉइंट किया जाता है कि तुमने आके सेक्रेटेरियल काम करने हैं, यानी कि तुमने कंपनी के साथ अटैच होके कंपनी की तमाम ड्यूटीज जो कि एक्सपेक्ट की जाती हैं कंपनी से, वो चेक करना है कि वो परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, मीटिंग्स हो रही हैं, शेयर सही से ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन सही से हो रही हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी वो शख्स जो कि पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। और स्पेसिफाई जो लॉ करता है वो कोर्स का पार्ट नहीं है, दैट इज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पब्लिक कंपनी के पास लाजमन एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशंस बता दी जाएंगी। वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो चेक करे कि बोर्ड अपनी कंप्लायंस कर रहा है, क्या तमाम कॉर्पोरेट लॉज फॉलो किए जा रहे हैं, क्या तमाम रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। फिर हर कंपनी के हर कंपनी के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स होते हैं, सेल एजेंट्स होते हैं, परचेज एजेंट्स होते हैं, और कंपनी उनके अगेंस्ट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करती है। अब हर कंपनी के एजेंट्स होते हैं, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते, बट मेजॉरिटी एजेंसी का जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। और आपका जो भी एजेंट है, अगर वो बाहर किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो फिर आपको पता है कि प्रिंसिपल होने के नाते आप लायबल होते हैं। एक काम कीजिए, इसको एक दफा रीड कर लो, मुझे बताइए कोई मसला परेशानी करे तो। एजेंसी को अपॉइंट करने के लिए आपको एससीपी की अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ती है। हाँ, अगर आप बाहर हैं, मुकीम बाहर हुए हुए हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं। तो बस ये 2-3 बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने इनको क्रैम कर लेना है। तो चैप्टर 3 और 4 डिमांड्स 100% क्रैमिंग, सूखे हुए हैं, खुश्क हैं,
मगर क्या करें, अपने तो हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की। यहां तक मुझे बताइए कोई सवाल परेशानी? एक दफा खुद को फ्रेश कर लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये काम करते हैं, लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक और उसके बाद 12:10 पे इसको स्टार्ट करते हैं। ले जी, चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा शख्स, ऐसा इंडिविजुअल जो के कंट्रोल करता है कंपनी को। कंपनी की तमाम पावर्स उसके पास है। कंपनी में कौन सा काम कैसे होना है वो शख्स बताएगा। कंपनी में कौन सा बंदा आएगा, कौन सा बंदा नहीं आएगा। कंपनी किन ट्रांजैक्शंस को डील करेगी, किन को नहीं करेगी। तो हर वो शख्स जो कि कंट्रोल कर रहा है, कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है और उस पे डायरेक्टर्स ने भरोसा किया है और उसको कुर्सी पे बिठाया ताकि वो कंपनी चला सके, और वो पूरी कंपनी अपने ही बलबूते पे चला रहा है, उसको हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि डिफरेंट डायरेक्टर्स मिल के एक बंदे को नामजद कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, ये है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं या उनके अलावा भी कोई बंदा हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अगर तो सीईओ भाई डायरेक्टर हैं तो उसके ऊपर वो तमाम इन एलिजिबिलिटीज अप्लाई होंगी जो कि हमने डायरेक्टर्स के केस में पढ़ रखी है। पहली चीज।
दूसरा ये कि इसको डीम्ड डायरेक्टर कहा जाता है, यानी कि इसको डायरेक्टर समझा जाता है। ये अकाउंटेबल है, ये अपनी रिपोर्ट देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उनकी दी हुई अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर एक शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता तो वो शख्स सीईओ भी नहीं बन सकता। अगर एक शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता तो वो फिर सीईओ भी नहीं बन सकता। जब कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट होती है तो उसने पहला सीईओ अपॉइंट करना है। तो जो पहला सीईओ है वो सब्सक्राइबर्स में से होगा। अब सब्सक्राइबर्स आपको पता है, आप लोग मेमोरेंडम पे लिखते थे, तो जो आपने मेमोरेंडम पे अपने सब्सक्राइबर्स ऐड करती हैं उनमें से आप अपना पहला सीईओ निकालते हैं। उसके तमाम पार्टिकुलर्स, तमाम बातें, तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पे अटैच्ड होती हैं, वहां पे मेंशन होती हैं, और ये शख्स पहली पहली एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करता है और उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। हाँ, अगर पहले चाहे तो रिजाइन दे सकता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? पहली पहली एजीएम। और अगर डायरेक्टर्स चाहें तो उसका ये टाइम पीरियड कम किया जा सकता है। बाकी डायरेक्टर्स का टाइम पीरियड कम कर सकते हैं मगर बढ़ा नहीं सकते। तो इट कैन बी रिमूव अर्लियर, या वो खुद रिजाइन कर दे तो वो एक अलग चीज है, मगर इसका जो नॉर्मल ऑफिशियल टाइम है वो है टिल फर्स्ट एजीएम। ये मैं बात कर रहा हूँ पहले पहले सीईओ की। जो सब्सिक्वेंट है, जो बाद में आएगा, अब अगेन डायरेक्टर्स के इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर अंदर आपने बंदा बिठा देना। या अगर कैजुअल वैकेंसी होगी तो फिर भी कैजुअल वैकेंसी के 14 डेज के अंदर अंदर आपने सीईओ अपॉइंट कर देना। इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा? अपॉइंटमेंट के दिन से लेकर 3 साल तक। ऊपर पहले वाले में क्या था? पहली पहली एजीएम। हाँ, अगर वो चाहे तो अगली एजीएम में दोबारा से अपॉइंट हो सकता है, और जब दोबारा से अपॉइंट होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? अपॉइंटमेंट की डेट से 3 साल। रिटायरिंग सीईओ एलिजिबल होता है री अपॉइंटमेंट के लिए, बात हम लोगों ने कर ली है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो सीईओ रिटायर हो रहा है ना, वो तब तक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा जब तक कि कोई बंदा आके उसको रिप्लेस ना कर ले, उसका सक्सेसर ना आ जाए, तब तक वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा करेगा। अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और शेयर्स गवर्नमेंट के पास है और वो अपना कोई नुमाइंदा बिठाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो बिठा सकते हैं, उसमें उनको किसी भी किस्म का मसला नहीं है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स हैं वो डायरेक्टर्स वगैरह तय करते हैं, गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट करती है। और अगर एक शख्स इन एलिजिबल है तो वो यहाँ पे भी इन एलिजिबल ही माना जाएगा। तो इस पूरे पेज में जो चीज याद करने वाली है वो पहला और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव वाली कहानी है, या उसके डेफिनेशन अगर आप चाहे तो डेफिनेशन एक दफा टेस्ट कर सकता है। इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? अगर तो मेंबर्स ने करना है तो मेंबर्स पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर मेंबर्स ने करना है। अगर गवर्नमेंट ने करना है, किसी अथॉरिटी ने करना है, तो गवर्नमेंट उसको निकाल सकती है। किनको? जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा। तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में सीईओ बिठा रही है तो गवर्नमेंट उसको निकाल सकती है अगर वो 75% या उससे ज्यादा वोट्स हासिल कर लें। और अगर डायरेक्टर्स ने निकालना है तो डायरेक्टर्स को एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, उस मीटिंग में उसको निकाले जाने के वोट्स होंगे, और अगर 3/4 वोट्स निकाले जाने पे मिल गए तो फिर उसको निकाला जा सकता है। तो ये रिमूवल वाली बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि कंपनी कर रही है, यानी कि वो कंपीटिंग बिजनेस में दाखिल नहीं हो सकता। और अगर वो किसी कंपीटिंग बिजनेस में है और अब वो अपॉइंट किया जा रहा है तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसको ये डिटेल्स बताना बहुत जरूरी है। ना तो वो खुद एंगेज हो सकता है किसी कंपीटिंग बिजनेस में, ना उसकी स्पाउस और ना उसका माइनर चिल्ड्रन। तो ये कुछ बातें हैं जो कि सीईओ के बारे में थी, आपने एक दफा पढ़ लेनी है। आई कैब ने चैप्टर में से सवाल बहुत कम पूछे हैं,
उसका फोकस चैप्टर 3 में ज्यादा होता है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट है। 5-7 नंबर के लिए यहाँ से सवाल निकल आ सकता है। सो दैट्स इट, दैट वाज योर सिलेबस। अगर कोई एरिया आपको लगता है कि इसके ऊपर मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो ग्रुप में मैं उसको वॉइस नोट के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट वाज अ गुड सेशन विद यू। हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें अनफोल्ड की। अब आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। वक्तन फवक्तन मैं ग्रुप में आके आपको छेड़ा करूंगा, ग्रुप के अंदर वॉइस नोट्स और इस तरह की चीजें रखा करूंगा ताकि आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग द ट्रस्ट। और इंशाल्लाह ताला अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पांच पेपर्स को साथ साथ सवाल पे वो कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यस, आज से लाइव हमारी एंड हो गई है। अगर कोई चीज एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी हुई तो वो मैं अपलोड करवा दूंगा। डन हो गया। मैं चाहता हूँ कि रिमेनिंग टाइम के अंदर, टाइम भी कम है तो आप अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी फोकस पे ज्यादा फोकस करें और दिल खोल के पास पेपर सॉल्व करें। ठीक है जी, तो आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। ग्रुप में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।